हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7 में। चलिए, मैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन लेके आई हूँ, 12th क्लास ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर के क्वेश्चन ऐड किए हैं। आई होप कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये हेल्पफुल होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निश्चयवाद। ओके, तो निश्चयवाद की अवधारणा आती है और संभववाद की अवधारणा आती है। इन दोनों में जैसे अंतर आता है, या फिर दो दो नंबर की एक सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके वर्ड्स जो होते हैं इनका आपको क्या होना, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इसकी अवधारणा वगैरह लिख सकते हैं, है ना। तो निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद है मानव प्रकृति का दास। मतलब इसमें बोला गया है, निश्चयवाद की अवधारणा में बोला गया है कि जो मानव है वो प्रकृति का दास है। मतलब प्रकृति मानव को नियंत्रित करके रखती है, इसलिए प्रकृति से डर के कारण ही मानव जो है प्रकृति की क्या करता है, पूजा करता है। ये अवधारणा है निश्चयवाद में। ओके, नेक्स्ट आता है संभववाद। संभववाद के जनक जो है फ्रांसीसी बिडाल्ला ब्लास हैं। फ्रांसीसी बिडाल्ला ब्लास हैं, इनने बोला है कि संभववाद में हम प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर सकते हैं। मतलब हमें प्रकृति से डरने की जरूरत नहीं। हम प्रकृति से जो हमें प्राप्त संसाधन है, हम उनका प्रयोग करके विनिर्माण कर सकते हैं, और प्रकृति से जो प्राप्त चीज है उसमें अपना भी मानव का विकास भी कर सकते हैं। ये बोला है संभववाद में। मतलब निश्चयवाद में हम प्रकृति के गुलाम हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति का दास है, प्रकृति हम पर नियंत्रण रखती है। और संभववाद में हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मतलब प्रकृति को हम अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। हमें जो अपना सुटेबल जीवन लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, आप दोनों इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। जनसंख्या को वितरण, अब ये नहीं पूछा है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अगर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक होंगे या जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक होंगे तो वो ये होंगे, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। लेकिन उनने पूछा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, जो ये वितरण वर्ड है, आपको ये देखना है कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। मतलब हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो आपने देखा होगा, उत्तर भारत में विरल है, पूर्वी भारत में विरल है ना, मध्य भारत में घनी है। तो ये किन कारणों से कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना। इस साइड क्या है, जनसंख्या विरली बसी हुई है। लेकिन वहीं हम उत्तर प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो इस साइड क्या है, हमारी जनसंख्या घनी आबादी की है ना। तो हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो उसका वितरण जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। वो क्यों है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला होता है जलवायु, है ना। मतलब जहाँ पर जलवायु सम होती है, मतलब ज़्यादा अधिक गर्मी भी नहीं हो रही, ज़्यादा शीत भी नहीं, शीत ठंडी भी नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या अधिक निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैदानी या मिट्टी। तो जहाँ मैदानी भाग होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। मैदानी क्षेत्रों में भूमि की उर्वरकता भी होती है, वहाँ पे वो खेती कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण से वितरण को प्रभावित करने वाले ये 2 कारण हैं। और भी कारक है, जैसे जल की उपलब्धता है, नदी नहर है, तो वही हमारी जल, जहाँ पे हमारा जल, कहते हैं जल है तो कल है ना। तो और ये सारे कारण हैं जो हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसमें सांस्कृतिक कारण भी है, कारक भी आ जाएंगे, राजनीतिक कारक, जहाँ राजनीतिक कारक में जहाँ पे ज़्यादा युद्ध वगैरह या आपसी मनमुटाव या फिर छेड़खानी, ज़्यादा राजनीति नहीं होती होगी, वहाँ पे लोग शांति से अच्छे से निवास करना चाहते होंगे, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं जो हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक पूछा है, यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछे थे, यहाँ पे पूछा है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन कैसे होती है? जनसंख्या परिवर्तन 3 कारणों से आते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास। तो आपको पता है जन्म दर का अर्थ होता है कि 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वालों की संख्या, है ना, एक वर्ष में।
उसी प्रकार मृत्यु दर को क्या, मृत्यु दर की परिभाषा कही जाए तो ये है कि एक वर्ष में 1000 लोगों में मरने वालों की संख्या, ठीक है, तो वो मृत्यु दर हो गई। और प्रवास, प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करना, वो प्रवास कहलाता है ना। कभी कोई क्वेश्चन से प्रवास से ही बस आ जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए प्रवास मैंने आपको बताया कि पलायन की स्थिति क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। प्रवास 2 टाइप का होता है, या प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। कोई भी प्रवास करता है अपने गांव अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता है? या तो अपकर्ष कारक होंगे उसके पीछे, या प्रतिकर्ष कारक होंगे। प्रतिकर्ष कारक होते हैं नकारात्मक कारक होते हैं, और अपकर्ष कारक जो होते हैं वो सकारात्मक कारक होते हैं। जैसे प्रतिकारात्मक कारक, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको वहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आपका रहने के साधन नहीं है, वहाँ पे आपको रहने में परेशानी आ रही है, कहने का मतलब। तो जो भी नकारात्मक आपके कारण होंगे उसके कारण से आप वो जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे रोजगार की तलाश में, या फिर अपने कोई जहाँ शांति का माहौल नहीं है इसलिए दूसरी जगह शांति से रहने के लिए। तो ठीक है, प्रतिकर्ष कारक होते हैं मतलब नकारात्मक कारक। अपकर्ष कारक होते हैं पॉजिटिव सकारात्मक कारक। जैसे आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ पे क्योंकि हमें वहाँ का माहौल हमें अच्छा लग रहा है, वहाँ पे रोजगार के साधन अच्छे हैं, वहाँ पे रहने की व्यवस्था हमारी अच्छी है, वहाँ हमारा हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो विकसित हो रही है। तो इसलिए ये अपकर्ष कारक होते हैं। तो प्रवास के अगर प्रतिकर्ष कारक आ जाए और अपकर्ष कारक आ जाए तो आप ये सब उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जनसंख्या परिवर्तन के घटक पूछा जाए तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को आपको बताना है कि प्रभावित इन्हीं से होती। जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो जन्म दर घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। प्रवास के कारण भी अब यहाँ से जनसंख्या बहुत ज़्यादा दूसरे देश में दूसरे जगह पे प्रवास कर जाएगी तो यहाँ की भी जनसंख्या कम हो जाएगी, दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये सारे कारण जो है घटक हैं, ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र, है ना। मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका विकास हो, और मानव विकास में मानव ही केंद्र बिंदु होता है। तो मानव का विकास कैसे होगा? संसाधनों का सही उपयोग, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा। जब मानव को सही शिक्षा, सही डायरेक्शन मिलता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो डेफिनेटली है कि संसाधनों का सही उपयोग करेगा और अपने जीवन को एक विकासशील से विकसित की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। आपका मानव विकास सूचकांक भी आ जाए तो आपको यही लिखना है कि मानव विकास में सतत पोषणीय समता, ये सारी चीजें आएंगी कि आपका मानव का किस तरह से विकास होता है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि व्यापारिक कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि या मिश्रित कृषि, है ना। तो जीविकोपार्जन कृषि, ये सारे कृषि के प्रकार हैं जो आपको 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाएंगे या अंतर में भी आ जाएंगे। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है जंगलों को काटकर या झाड़ियों को काटकर, वहाँ पे जो जगह पहले आदि मतलब जनजाति लोग ये वाली कृषि करते थे, अब ये जनसंख्या अधिक होने के कारण अब ये संभव नहीं है। लेकिन पहले स्थानांतरित कृषि बहुत होती थी। कैसे करते थे? जनजाति लोग क्या करते थे कि कुछ जंगल को साफ करके या झाड़ियों को साफ करके वहाँ पे प्राकृतिक औजारों का प्रयोग करके जमीन को साफ करके वहाँ पे कृषि करते थे, और 1-2 साल 3 साल बाद जब कृषि कर लेते थे और कृषि की उपजाऊपन जब मिट्टी की उपजाऊपन जब खत्म हो जाती थी तो वह फिर दूसरी जगह जंगल को साफ करके वहाँ पर कृषि करते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर कृषि करना कुछ समय बाद वो क्या कहलाएगी? आपकी स्थानांतरित कृषि। ओके, नेक्स्ट है आपका व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि एक व्यापार के लिए कृषि की जाती है, जैसे फल फूल सब्जी या फिर बड़े कोई भी व्यापार करना है हमको, लाभ अर्जन के लिए की जाती है ना। हमें व्यापारिक कृषि का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। तो ठीक है, व्यापारिक कृषि में ये सारी कृषि आ जाएंगी। रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि भी एक व्यापारिक कृषि से ही संबंधित है। रोपण कृषि में क्या है? रोपण जैसे गन्ना है,
चाय है ना, ये सारी चीज, ये जो गन्ना है, चाय है, इसकी कृषि क्या होती है, एक एक बार कर दी फिर ये 1-2 साल तक चलती है। इसको हम तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में हम 2 फसलें या 3 फसलें ले लें, वो कहलाती है रोपण कृषि। रोपण कृषि लंबे समय तक चलती है और ये भी व्यापार का एक केंद्र बिंदु होती है। तो ठीक है, ये रोपण कृषि होगी, बड़े क्षेत्र में होती है, व्यापार के मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए होती है। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि होती है जीविकोपार्जन कृषि की जिसे कहते हैं। तो जीविकोपार्जन या निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें मानव अपने जीवन के जो खाद्यान्न की पूर्ति करना होता है, वो कहलाती है निर्वाह कृषि। मतलब उसको जो डेली के लिए दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, अन्य अन्य उत्पादन के लिए, है ना, अपने घर के जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि होती है वो कहलाती है निर्वाह कृषि। नेक्स्ट आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है कि कृषि के साथ साथ में कोई साइड में और भी चीज करना है, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है ना, मुर्गी पालन है, ये जो भी एक क्या हो रहा है, कृषि के साथ साथ पशुपालन या खाद्यान्नों को उत्पादन कर रहे हैं। मतलब हम कृषि भी उपजा रहे हैं, उत्पाद कृषि का भी उत्पादन कर रहे हैं, फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कृषि कहलाती है, ये क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि। नेक्स्ट आपका आता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो होता है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे टोकरी बनाना, है ना, ऊन से स्वेटर बुनना, ये क्या है, कुटीर उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रस्सी बनाना, है ना। तो नेक्स्ट है आपका फिर लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है, जैसे साबुन बनाना, बिजली बनाना। मतलब कुटीर उद्योग से बड़ा उद्योग होता है और बड़े उद्योगों से ये छोटा होता है, मतलब मध्यम टाइप का उद्योग कहलाया, जिसमें स्थानीय लोग या तो वहीं का कच्चा माल यूज करते हैं या फिर अपने आस पड़ोस से आसपास के क्षेत्र से कच्चा माल लेते हैं और उसका उपयोग करके फिर वो सामग्री तैयार करते हैं, जैसे साबुन, बिजली के छोटे मोटे उपकरण, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। नेक्स्ट है आपका उद्योगों के आवश्यक भौगोलिक तत्व। मतलब कोई भी उद्योग हम स्थापित करेंगे तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण हम ये चाहेंगे कि हमारा उद्योग वहाँ पे हमें स्थापित करना है। ठीक है, तो कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए जो हमें आवश्यक तत्व होते हैं वो होते हैं, पहले तो कच्चा माल। हमें कोई भी उद्योग स्थापित करना है, कोई भी कंपनी डालनी है ना, कोई भी बिजनेस करना, तो सबसे पहले हम वहाँ पे देखेंगे कि हम जिस चीज़ की कंपनी डाल रहे हैं, जिस चीज़ का उद्योग बना कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कच्चा माल प्रोवाइड आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा हमें वहाँ पे बिजली की बिजली है वहाँ पे कि नहीं है, जितनी हमें कंपनी के लिए या उद्योग के लिए चाहिए है। परिवहन के साधन है, मतलब हमारा जब तैयार माल हो जाएगा उद्योग से, तो वो तैयार माल के लिए परिवहन की सुविधा वहाँ पे सस्ती है कि महंगी है, सड़क परिवहन मार्ग है कि वायु परिवहन है कि जल मार्ग है ना। तो किस मार्ग से आप, कौन से परिवहन साधन से आप अपना तैयार माल भेजना चाहते हैं। फिर मानव श्रम, हमें कोई भी उद्योग डालना है तो ऑब्वियसली हम मशीनों का काम कराते हैं, लेकिन उन मशीनों को भी संचालित करने के लिए हमें मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो मानव श्रम हमें वहाँ पे इजीली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राकृतिक दशाएं, वहाँ पे जो हम जिस उद्योग को डाल रहे हैं तो वहाँ का प्राकृतिक दशा है, ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ती है, ज़्यादा बिजली तो नहीं गिरती है, बिजली तो नहीं कड़कती, मतलब सारी प्राकृतिक दशाएं भी अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, शासकीय नीति, सरकार हमें वहाँ पे अपना उद्योग स्थापित करने की परमिशन दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, फिर पूंजी, सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है, सो मेन हमारा तत्व है वो होता है पूंजी। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होती है, पूंजी की जरूरत होती है। जब हम पूंजी लगाएंगे तब जाके हमारा उद्योग स्थापित होगा। तो हमारे कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए ये सारे तत्व हमें जरूरी होते हैं कि हमारा उद्योग अच्छे से वहाँ पे स्थापित हो जाए और हमारा उद्योग का संचालन सही तरीके से चले। ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट लेसन से 5 लेसन तक के निकाले हैं, इसके आगे मैं 6 लेसन से आगे निकालूंगी। और जो 1-2 और भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक जिनने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन एक्टिव कर लीजिएगा, जिससे कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।